आपके दोनों सब्जेक्ट जो है साइकोपैथोलॉजी और लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, अल्कोहलिज्म दोनों के अंदर है। तो मैं देख रही थी कल जो सिलेबस साइकोपैथोलॉजी का है उसमें अल्कोहल से रिलेटेड डिसऑर्डर भी दिए हुए हैं। हालांकि आपका जो लाइफस्टाइल एंड हेल्थ है उसमें डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन वहां पर आपके डिसऑर्डर हैं, तो इसलिए हम इकट्ठा इस टॉपिक को कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिसऑर्डर करके अल्कोहलिज्म के और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट पे जाएंगे। पहले जो है हम थोड़ा सा इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं, जो अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे। ये दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, यस मैम, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो अल्कोहल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो दी हुई है। तो पहले हम इन्हीं को जो है वो करेंगे। क्या है अल्कोहलिज्म के जो कारण है वो कौन कौन से, क्यों एक व्यक्ति जो है पर्टिकुलर जो अल्कोहल है उसको लेना स्टार्ट कर देता है, ये हम कल कर चुके हैं। और क्या ये किसके एक हेल्थ इनहांसिंग बिहेवियर है या ये एक हेल्थ कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर? तो ये एक हेल्थ कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर है, क्योंकि ये हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर है। और ये मैं बार बार बोलती हूँ, कौन है ये? थोड़ा सा टाइम से क्लास को अटेंड किया करो। अल्कोहल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो एक तो अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर, तो इसके अंदर हम जो है वो टाइप है, एक तो अल्कोहल डिपेंडेंस और दूसरा जो है वो है अल्कोहल अब्यूज। तो ये दोनों ही जो डिसऑर्डर है, अगर हम देखें कि DSM-4 2000 इन्होंने ही जो है जो अल्कोहल से रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको दो श्रेणियों के अंदर जो है बांटा है। DSM-4 में 2000 में आया था ये DSM, और इन्होंने ये बताया कि जो अल्कोहल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उनको हम दो क्लास के अंदर जो है वो विभाजित कर सकते हैं। और सबसे पहला जो है वो है मद प्रयोग विकार, यानी कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स का मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो है अल्कोहल को यूज कर रहा है और उस यूज करने की वजह से उसको कौन कौन से डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है वो हम करेंगे। तो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है उसमें पहला है अल्कोहल डिपेंडेंस। ये हमने कल भी किया था कि अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होती है। बताएगा आप में से कोई अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होती है? बताएगा कोई? हेलो, कल क्लास अटेंड की थी ना? हेलो, किसी का मेरी आवाज आ रही है आप तक? किसी का या अर्जु सुन पा रहे हो? सुजेता मैम। हाँ सुजेता, अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होती है बेटा? पता है क्या होती है अल्कोहल डिपेंडेंस? मैम जो जैसे अल्कोहल पर वो डिपेंड हो जाता है कि उसके अल्कोहल ले बिना उसका काम नहीं चलेगा, वो अल्कोहल पर ही डिपेंड हो जाता। अगर उसको स्ट्रेस होगा तो भी उसको अल्कोहल ही लेना पड़ेगा, वरना तो वो बेचैन हो जाएगा, उसको तकलीफ होने लग जाएगी मैम। हाँ, तो इसमें एक पर्टिकुलर 2-3 वर्ड है जो DSM ने बताए हैं कि अल्कोहल, अगर हम डिपेंडेंस अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो ये टॉलरेंस, विथड्रॉल, कंपल्सिव बिहेवियर, ये 3 वर्ड है। ये तीनों वर्ड आने चाहिए आपके, तब हम मानेंगे कि अल्कोहल डिपेंडेंस है एक व्यक्ति को। अगर एक व्यक्ति को अल्कोहल के प्रति, शराब के प्रति अगर टॉलरेंस है और उसके अंदर विथड्रॉल सिम्टम्स भी अगर आते हैं और उसके अंदर कंपल्सिव बिहेवियर है, बार बार लेने की जो वो तेज इच्छा होती है कि मेरे को अल्कोहल चाहिए चाहिए, अगर ये तीनों चीजें हैं हम तो उसको बोलते हैं के अंदर जो है वो अल्कोहल डिपेंडेंस हो गई है। और इसी को हम बोलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति को जो है अल्कोहल की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक मेल एडप्टिव बिहेवियर है क्योंकि उसके शरीर जो है अब अल्कोहल को मांगता है और अल्कोहल के बगैर वो व्यक्ति जो है नहीं रह सकता। इसीलिए ये एक टाइप का डिसऑर्डर है, अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर।
तो ये हम कल भी जो है एक्सप्लेन कर चुके थे कि अल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर तीनों चीज होती हैं। अल्कोहल के लिए टॉलरेंस भी हो जाती है उसके शरीर के अंदर, उसके अंदर विथड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं और उसका जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो भी उसके अंदर अल्कोहल के लिए जो है वो डेवलप हो जाता है। अब दूसरा एक और है अल्कोहल से डिपेंडेंट जो डिसऑर्डर है वो है अल्कोहल अब्यूज। तो ये अल्कोहल अब्यूज यानी कि अल्कोहल का एक तरह से ही दुष्प्रयोग। अल्कोहल का दुष्प्रयोग कैसे? क्योंकि अल्कोहल अब्यूज का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है मान लो, तो वो शराब का इतना सेवन करता है कि वो अगर कोई अपना घर का जरूरी काम कर रहा है, अगर कोई ऑफिस में भी काम कर रहा है, ट्रक या ड्राइविंग कुछ भी अगर ड्राइविंग कर रहा है तो भी वो अल्कोहल को लेता है और उस अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर ही वो अपना काम कर रहा है। और कई बार तो अल्कोहल की वजह से उसका परिवार के साथ झगड़ा भी हो सकता है और वो अपने बच्चों की तरफ भी व्यक्ति जो है ध्यान नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसने अल्कोहल जो है वो उसके ऊपर इतना इफेक्ट जो वो डाल रही है और इसकी वजह से वो एक तरह से उसका दुष्प्रयोग कर रहा है। दुष्प्रयोग क्यों है? क्योंकि न तो वो व्यक्ति जो है पर्टिकुलर अपनी पारिवारिक जो जिम्मेवारी है उनको निभा पा रहा है और नहीं अपने को सुरक्षित रख रहा है, क्योंकि वो हो सकता है कि ड्राइविंग कर रहा है तो वो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये दोनों वर्ड जो अल्कोहल अब्यूज और अल्कोहल डिपेंडेंस, ये दो डिसऑर्डर जो है ये दोनों ही फर्स्ट जो डीएसएम की फर्स्ट कैटेगरी है जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, इसकी दो टाइप है, अल्कोहल डिपेंडेंस और अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज और अल्कोहल डिपेंडेंस, तो इसमें ज्यादा सीवियर कंडीशंस व्यक्ति की किसमें होती है? अल्कोहल डिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि अल्कोहल अब्यूज इतना सीवियर कंडीशन में नहीं होता, लेकिन अल्कोहल डिपेंडेंस का तो मतलब ये है कि अब व्यक्ति जो है अल्कोहल के बगैर बिल्कुल ही नहीं रह सकता। तो ये अल्कोहल डिपेंडेंस बाद में डेवलप होती है, पहले व्यक्ति के अंदर अल्कोहल जो अब्यूज है वो होती है, उसके बाद जो है अल्कोहल डिपेंडेंस। तो इसका अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, मैम एक बार अल्कोहल अब्यूज बताना। अल्कोहल डिपेंडेंस अभी इसी का बेटा मैं कई देर से बोल रही थी आपको, कहाँ थे मैम? अल्कोहल डिपेंडेंस तो सुन लिया था, उसमें मेरे थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। अच्छा चलिए, तो मैं ये अल्कोहल डिपेंडेंस तो क्लियर है ना आपको? यस मैम, जो आपने डिसऑर्डर बताया ना पहला अल्कोहल डिपेंडेंस, वो तो क्लियर है। हाँ, सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है अल्कोहल अब्यूज, यानी कि अल्कोहल का अगर दुष्प्रयोग अगर व्यक्ति करता है, अल्कोहल को एक तरह से अब्यूज कर रहा है, वो यूज नहीं कर रहा, उसका अब्यूज हो रहा है। अब्यूज का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है अल्कोहल लेने की वजह से अपने घर की जिम्मेवारियों को छोड़ रहा है, वो अपने घर की जिम्मेवारियां पूरी नहीं कर रहा बल्कि वो शराब के पीने में लगा रहता है। अगर वो कुछ काम कर रहा है, मान लो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो भी वो व्यक्ति जो है अल्कोहल लेकर फिर वो ड्राइविंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो खतरों के साथ भी खेल रहा है, वो घर की जिम्मेवारियों से भी मुड़ रहा है। क्यों क्यों है ये ऐसा दुष्प्रयोग क्यों हो रहा है? वो क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल अब्यूज, इसी को हम अल्कोहल अब्यूज बोलते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति के अल्कोहल की वजह से दूसरे कामों में जो है एक तरह से परेशानी आनी स्टार्ट हो जाए। उसके घर की जिम्मेवारियों में परेशानी आती है, उसके खुद के अंदर जो है खतरे वो मोल ले रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तरह का अब्यूज ही है, एक तरह का ये दुष्प्रयोग ही है। तो ये एक तरह से हालांकि जो अल्कोहल डिपेंडेंस है और अल्कोहल अब्यूज है, तो अल्कोहल अब्यूज इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होती व्यक्ति की, लेकिन अल्कोहल डिपेंडेंस में ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। तो लेकिन जो अल्कोहल अब्यूज है इसमें घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अल्कोहल अब्यूज के अंदर गाली गलौज देना भी शामिल है। तो अल्कोहल अब्यूज और अल्कोहल डिपेंडेंस दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है? हेलो, इसी का? यस मैम। हाँ, तो ये फर्स्ट जो कैटेगरी है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की, क्योंकि इसमें अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है दोनों ही, और ये डीएसएम ने बताई है डिसऑर्डर्स की कैटेगरी। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर का मतलब जिस समय व्यक्ति जो अल्कोहल ले रहा है तो उस समय कौन कौन से डिसऑर्डर्स उसको हो सकते हैं। तो इसके लिए अल्कोहल इंड्यूस्ड जो डिसऑर्डर है इसमें अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन मतलब जिस समय व्यक्ति ने शराब पी रखी है, जिस समय व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखी है, उस अवस्था को हम बोलते हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। जब व्यक्ति ने उसी टाइम जो है वो इसकी जो है वो 4 कैटेगरी है यहाँ पर। अल्कोहल जो इंड्यूस्ड डिसऑर्डर है इसके अंदर एक तरह से
4 चीजें हैं जो DSM-4 TR ने बताई हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो तो यही है कि रिसेंट इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि व्यक्ति ने अभी अभी जो है वो अल्कोहल ले रखी है ताजा ताजा। और दूसरा जो है दूसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इसके अंदर जो है मेल एडेप्टिव साइकोलॉजिकल परिवर्तन जो है इस समय उसके अंदर डेवलप होते हैं एक तरह से। तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, आपने कई बार किसी व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखी है या आप शराब बोल सकते हो, अगर ले रखी है तो वो कैसा नजर आता है उस समय, उसमें उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि ये इंड्यूस्ड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड का मतलब प्रेजेंट में उसने अल्कोहल ले रखी है और उस समय उसके अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में, तो उसके अंदर कुछ चीजें हैं और इनमें से अभी मैं ये चीज बता रही हूँ, जैसे कि स्लर स्पीच है, उसमें उसके अंदर स्लर स्पीच, अस्पष्ट भाषण, उसकी आवाज जो वो साफ ना हो उसको बोलते हैं स्लर स्पीच, उसका भाषण हो सकता है। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी और जो है वो चाल जो है वो बिगड़ जाएगी। इसी तरह से निस्टोगम्स यानी कि आंख से संबंधित जो रोग हो वो, इसी तरह से मेमोरी और अटेंशन के अंदर जो है कमी हो सकती है, और हो सकता है कई बार व्यक्ति जो है एक आध बार कोमा भी सिचुएशन में हो जाए या स्फुट या जटता उसके अंदर हो। ये जो है एक तरह के 5-7 चीजें हैं, इनमें से एक आधी चीज उसके अंदर जरूर मिलेगी जब व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में होता है। तो ये है और जो डी है, जो फोर्थ जो है वो है, ये जो ऊपर बताए हैं तीनों चीजें, ये जो चीजें हैं ये किसी दूसरी बीमारी की वजह से नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ तभी होनी चाहिए जब व्यक्ति ने अल्कोहल ले रखी हो। ये सारी चीजें अल्कोहल की वजह से उसके अंदर हो, तभी हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति है और उसके अंदर अल्कोहल रिलेटेड जो है वो अल्कोहल इंड्यूस्ड जो डिसऑर्डर है वो। अल्कोहल इंड्यूस्ड का मतलब पर प्रेजेंट में उसने अल्कोहल ले रखी है, तो उस समय उसके दौरान जो है कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको हम डिसऑर्डर मानकर उनका जो है वो इलाज करते हैं। तो इसके अंदर 4 कैटेगरी है। अल्कोहल इंजेक्शन एक तरह से, उसके बाद उसका जो बिहेवियरल जो इफेक्ट आता है एक तरह से वो, उसके बाद उसके जो स्पीच है, कोऑर्डिनेशन है, उनके अंदर जो कमी आती है वो, और उसके बाद ये जो सारी कंडीशंस हैं वो किसी और दूसरी वजह से ना हो। तो ये ABCD ये चारों जो सिम्टम्स हैं, चारों जो क्राइटेरिया हैं, अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर है तो हम कहेंगे कि ये चारों जो है ये अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स के क्राइटेरिया है। और अगर ये चारों चीजें हैं, हम तो ये मानते हैं कि एक व्यक्ति का अगर हम डायग्नोज करते हैं तो उसको ये मान के चलते हैं कि उसके ये सिम्टम जो है अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट जो है वो है अल्कोहल विथड्रॉल। जो सेकंड अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर का सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट जो था अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन यानी कि अल्कोहल ली होती है उस समय, फिर सेकंड जो है वो है अल्कोहल विथड्रॉल। अल्कोहल विथड्रॉल कब होती है? अल्कोहल विथड्रॉल हम कब बोलेंगे? एक व्यक्ति है और वो एक तरह से उसका सब्सटेंस जो है डिपेंडेंस हो चुकी होती है, और उस समय अगर व्यक्ति अल्कोहल को छोड़ देता है तो उसके अंदर कौन कौन से जो है वो डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं। DSM-4 जो TR है उन्होंने अल्कोहल विथड्रॉल की जो है वो 4 क्राइटेरिया बताए हैं कि कब हम ये कहेंगे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर अल्कोहल विथड्रॉल है। और ये एक अल्कोहल विथड्रॉल जो है एक तरह का डिसऑर्डर ही है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है एक तरह से भारी तथा दीर्घकालीन को बंद करना है, इसमें घटाव लाना, यानी कि अगर लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल ले रहा है और उसको अगर बंद करना चाहे या फिर उसमें कमी लेके आए, पहला क्राइटेरिया तो यही है। क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी चीज को बंद करके नहीं देखेगा तब तक हमें नहीं पता लगेगा उसके अंदर विथड्रॉल सिम्टम आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहला क्राइटेरिया तो यही है, व्यक्ति लंबे समय से अल्कोहल को ले रहा हो और उसको जब व्यक्ति कम करना चाह रहा हो और या फिर व्यक्ति उसको बंद करना चाह रहा हो, तभी हमारे को पता लगेगा कि इसके अंदर विथड्रॉल सिम्टम है या नहीं। पहला क्राइटेरिया तो यही है। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो कुछ एक चीजें हैं
कुछ एक सिम्टम्स हैं, इनमें से अगर कुछ सिम्टम्स व्यक्ति को कुछ दिनों या घंटों के अंदर रही हो तो हम कहेंगे कि उसके अंदर विथड्रॉल सिम्टम है, जैसे कि ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी। जब ये देखा गया है कि जब व्यक्ति जो है अगर अल्कोहल को लगातार ले रहा होता है और जब उसको छोड़ता है तो उसके अंदर ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी मिलेगी। अगर उसके अंदर ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी है, यानी कि उसका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमने जब नर्वस सिस्टम किया था, कई बार हम करते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, अराउजल लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, अगर उनके अंदर ज्यादा एक्टिविटी है, इसी तरह से इंक्रीज्ड हैंड ट्रेमर, यानी कि हाथ अगर कांप रहे हो, इसी तरह से इंसोमेनिया, नींद में कमी हो, नोजिया, वोमिटिंग, निचली या उल्टी आ रही हो, बेचैनी हो, इसी तरह से जो है ट्रांजिस्ट, विजुअल, टेक्सटाइल विभ्रम हो एक तरह के, और साइकोलॉजिकल साइकोमोटर एजिटेशन हो, एंजाइटी हो, और एक तरह से सीजर्स उसके अंदर आए। तो ये कुछ एक चीजें हैं, ये जो सारे जो सिम्टम्स हैं, ये इनमें से कम 2 सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर हैं। ये जो सारे सिम्टम्स की अभी हम बात करें, जैसे कि इंसोमेनिया है, ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी है, साइकोमोटर एजिटेशन है, एंजाइटी है, अगर इनमें से कोई भी अगर 2 सिम्टम्स व्यक्ति के अंदर है तो हम मान सकते हैं कि उसको जो है अल्कोहल विथड्रॉल के सिम्टम्स है, क्योंकि पहला क्राइटेरिया वो पूरा कर चुका है। दूसरे क्राइटेरिया के अंदर भी अगर 2 सिम्टम्स उसके अंदर है। तीसरी बात ये है कि जो ये अपनी क्राइटेरिया की जो हमने बात की थी, जैसे कि वोमिटिंग है, इंसोमेनिया है या एंजाइटी है, वो इस लेवल तक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए ताकि इनसे व्यक्ति को एक तरह से डिस्ट्रेस पैदा हो, एक तरह से वो इन चीजों से दुखी हो, और उस दुखी होने की वजह से डेली रूटीन के वो काम ना कर पाए, तभी हम कहेंगे कि उसको विथड्रॉल सिम्टम है। अगर ये अभी भी जो क्राइटेरिया है, इसके अंदर हमने ये सारी जो चीजें बताई हैं, सारे जो पॉइंट्स बताए हैं, उनमें से 2 पॉइंट्स भी उसके अंदर हैं, और दोनों ही पॉइंट्स उसके अंदर व्यक्ति के अंदर डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हैं और उसके काम में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसको जो है विथड्रॉल जो सिम्टम्स है वो डिसऑर्डर है। इसी तरह से लास्ट जो है डी जो क्राइटेरिया है डीएसएम के अनुसार, वो ये बोलता है कि ये चारों ऊपर जो तीनों चीज हैं, ए बी सी, ये तीनों जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही, कोई दूसरा और कारण ना हो जिसकी वजह से ये हो रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही ये सिम्टम्स उसके अंदर आए, तभी हम बोलेंगे कि ये अल्कोहल जो है वो विथड्रॉल सिम्टम्स है, या अल्कोहल जो है एक तरह की विथड्रॉल डिसऑर्डर उसको है। तो ये कुछ डिसऑर्डर थे, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के अंदर भी 2 चीजें थी, और अल्कोहल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर के अंदर भी 2 चीजें थी। दोनों के अंदर 2 डिसऑर्डर हैं। अभी जो डिसऑर्डर हैं जो हमने अल्कोहल के किए हैं, इसके क्या इफेक्ट क्या होते हैं, अल्कोहल के इफेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट जो है वो आते हैं। तो एक तो हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट बोल सकते हैं, एक हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो 2 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर अल्कोहल के शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म इफेक्ट में हम करेंगे कि जो फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम बार बार में कहते हैं, एक तो व्यक्ति के अंदर जो है वो एक तरह से जो डिपेंडेंस है वो आ जाती है, एक तरह से व्यक्ति का जो फिजियोलॉजिकल जो लेवल है वो एक तरह से अल्कोहल को जबरदस्त उसके शरीर के अंदर डिमांड ही रहती है, और उसके बगैर जो है वो नहीं रह सकता, और वो उसकी क्योंकि जैसे ही अगर अल्कोहल को लिया जाता है तो वो पेट के अंदर एक तरह से जो आंत है उनके अंदर चली जाती है, और कुछ जो अल्कोहल है वो ब्लड के अंदर जो है वो मिल जाती है। तो कुछ जो है स्टोमक के अंदर जाकर, और कुछ जो है वो एक तरह से आंत के अंदर जाकर ब्लड के अंदर जो इसकी मात्रा जब अल्कोहल की मिल जाती है तो उसकी वजह से व्यक्ति को क्या जो लीवर है उसके अंदर नुकसान हो सकता है, और उसके जो वजन है
उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आ सकता है। तो कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट है, पहले हमने जो है वो फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट है वही जो है देखें कि कौन कौन से। और ये देखा गया है कि जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो एक तरह से दो तरह के इफेक्ट देखे गए कि व्यक्ति पहले तो जैसे ही शराब का सेवन करता है या जैसे ही अल्कोहल लेता है तो सबसे पहले तो इसका जो है वो स्टिमुलेंट इफेक्ट पड़ता है, यानी कि व्यक्ति को जो है एक तरह से उसमें उत्तेजना बढ़ जाती है, व्यक्ति का एक्टिवेशन लेवल जो है बढ़ता है तुरंत लेते ही। लेकिन कुछ मिनटों के बाद ये देखा गया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर जो है ना वो डिप्रेसिव इफेक्ट पड़ता है। तो जो अल्कोहल है स्टार्टिंग में उसका एक तरह से एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसके ऊपर डिप्रेसिव इफेक्ट उस चीज का आता है। और ये थे हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब हम बात करें कि बिहेवियरल इफेक्ट कौन कौन से होते हैं अल्कोहलिज्म के। तो जो बिहेवियरल जो इफेक्ट है, व्यवहार से संबंधित जो इफेक्ट है, वो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो हम करेंगे कि जो सेल्फ इवेल्युएशन और कंट्रोल, व्यक्ति का जो खुद के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है, और उसकी जो खुद का जो मूल्यांकन है और खुद के ऊपर जो कंट्रोल है वो एक तरह से अगर अल्कोहल ले रखे तो खत्म हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा नॉर्मल जीवन में, कई बार अगर किसी ने अल्कोहल ले रखी है तो व्यक्ति की खुद की कई बार जो निजी बातें होती हैं, क्योंकि उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल जो है गायब हो जाता है और सबके बीच में अपनी जो बिल्कुल ही निजी बातें होती है वो उनको भी बता देता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो सबसे पहला तो यही है कि व्यक्ति का अपने खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता, और जो भी जो इमोशनल और जो मोटिवेशनल सेंटर है कोर्टिकल कंट्रोल के, उनके ऊपर व्यक्ति का कंट्रोल खत्म हो जाता है, और इसी वजह से जो इम्पल्सिव है उनको व्यक्ति जो कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो जो चीजें कई बार नहीं भी बोल पाता, तो जो अल्कोहल है उसकी वजह से वो चीजें जो वो बोल देता है। इसी तरह से बिहेवियरल इफेक्ट में दूसरा जो बिहेवियर इफेक्ट है वो है मोटर डिस्टर्बेंस। मोटर डिस्टर्बेंस ये भी आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्ति जब शराब ले लेता है थोड़ा सा लड़खड़ा के चलता है। इसका मतलब उसका व्यवहार वो लड़खड़ा क्यों है? क्योंकि वो अल्कोहल की वजह से। इसी तरह से उसका जो रिएक्शन टाइम है वो भी बढ़ जाता है, उसकी जो स्पीच है वो भी स्पष्ट नहीं रहती है। इसी तरह से न्यूरल डिस्टर्बेंसेज, तीसरा जो बिहेवियरल इफेक्ट है वो यही है कि उसकी जो न्यूरल बैलेंस है वो उसके अंदर नहीं रहता। इसी तरह से जो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज हैं वो ये देखा गया है कि वो थोड़ी सी कम हो जाती है अल्कोहल के अंदर, क्योंकि व्यक्ति को जो वो नींद ज्यादा आती है। इसी तरह से जो सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये इन सब के ऊपर उसका नेगेटिव जो है वो इफेक्ट आता है। मेमोरी की जो मेमोरी को भी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इनकी इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, इन सब के ऊपर जो है वो अल्कोहल का नेगेटिवली जो है वो इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से जो एग्रेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। इसी तरह से जो ये कुछ थे शॉर्ट टर्म इफेक्ट, ये अभी हमने कुछ हेडिंग्स के अंदर शॉर्ट टर्म इफेक्ट के अंदर जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है और बिहेवियरल इफेक्ट है। अब हम बात करेंगे कि अगर एक व्यक्ति लंबे समय तक अगर अल्कोहल ले रहा होता है तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो उनमें से सबसे कुछ एक जो बहुत इम्पोर्टेंट से हैं वो है, जैसे कि अल्सरेशन, व्यक्ति का जो अल्सर है उसको वो हो सकता है। इसी तरह से मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण उसके अंदर हो सकती है। लीवर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लंबे समय तक अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है उसकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसका डिसऑर्डर भी हो सकता है। और अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी है तो उसकी प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो उसका कुछ दोष हो सकते हैं। इसी तरह से ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो जनरल सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन डिसऑर्डर हो सकते हैं उसको। इसी तरह से कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, ग्लैंडुलर अबनॉर्मलिटीज भी आ सकती हैं, पर्सनालिटी डिप्रेशन भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल चेंजेस भी हो सकते हैं, इम्पेयरमेंट इन द की एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, जो काम कर रहे होते हैं उससे संबंधित जो है उनके अंदर भी कमी आ सकती है। इतने सारे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं वो ये सारे इफेक्ट जो है वो
अल्कोहल वाले व्यक्ति के अंदर, अल्कोहलिज्म के अंदर जो है देखे जाते हैं। इसी तरह से कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, मनोविकसित जो विकार है वो भी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि वर्निकर्स एन्सेफेलोपैथी है। वर्निकर्स एन्सेफेलोपैथी ये एक तरह के एमनेस्टिक इफेक्ट होते हैं, यानी कि अगर व्यक्ति लंबे समय तक अगर शराब का सेवन कर रहा है तो उसके अंदर वर्निकर्स एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। और कुछ इस तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं कि व्यक्ति जो है तुरंत में उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो उन चीजों को भूल जाता है, उसको वो चीजें याद नहीं रहती। हालांकि जो लंबे समय की जो मेमोरी होती है वो उसको याद रहती है, लेकिन तुरंत क्या हो रहा है शराब से पहले वो सारी चीजों को भूल जाता है। तो यहाँ पर एमनेस्टिक जो इफेक्ट है वो देखे गए और उनको वर्निकर्स एन्सेफेलोपैथी जो है वो बोला गया है। ये कुछ इफेक्ट थे जो हम अल्कोहलिज्म के अंदर बता सकते हैं कि अल्कोहलिज्म है तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये जो इफेक्ट है वो क्लियर है कोई ये? हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे कि जो अल्कोहलिज्म है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कई सारे टेक्निक है ट्रीटमेंट के लिए, वो टेक्निक हम एक एक करके देखेंगे। कुछ टेक्निक ऐसी हैं जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो साइकोसोशल ट्रीटमेंट है। तो जो बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो टेक्निक है इसके अंदर इस तरह का प्रोसीजर किया जाता है कि व्यक्ति के ब्लड के अंदर से जो अल्कोहल है वो एक तरह से खत्म हो जाए, वो डिटॉक्सिफाई हो जाए एक तरह से। और ये जो प्रोसीजर है डिटॉक्सिफिकेशन का, ये पेशेंट जो है एक तरह से मेडिकल जो सुपरविजन है उसके अंदर उसको रख के और फिर उसको डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसके साथ की जाती है और ये लंबे समय तक चलती है। और उसके बाद जो विथड्रॉल जो सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि जो डिटॉक्सिफिकेशन हम किस लिए करते हैं ताकि व्यक्ति के अंदर से के ब्लड के अंदर जो अल्कोहल है वो तो एक तरह से डिटॉक्सी हो जाए और उसके बाद वो शराब दोबारा ना पिए, तो उसको दोबारा से उसको अल्कोहल नहीं दी जाती और जो प्रेजेंट में उसके शरीर के अंदर होती है वो उसपे निकाल दी जाती है। और उसके बाद उसके अंदर जो, क्योंकि व्यक्ति को से अगर हम शराब छुड़वाते हैं, अल्कोहल छुड़वाते हैं तो उसके अंदर विथड्रॉल जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत परेशान करते हैं व्यक्ति को। इसलिए उन विथड्रॉल जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक जो है वो ये क्लोरडियाजेपोक्साइड, ये क्लोरडियाजेपोक्साइड एक ड्रग है, ये दी जाती है। ये ड्रग जब व्यक्ति को दी जाती है तो उसके जो विथड्रॉल जो सिम्टम्स है वो ठीक हो जाते हैं। और अगर विथड्रॉल सिम्टम्स व्यक्ति को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और उनमें अगर इस ड्रग से जो आराम हो जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे शराब को जो छोड़ देता है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक के माध्यम से हम व्यक्ति की जो अल्कोहल है उसको छुड़वा सकते हैं। और एक अल्कोहल एक और जो है ड्रग आई हुई है वो है डिसोल्फियारम। डिसोल्फियारम भी एक ऐसी ड्रग है जो एक तरह से एंटी अब्यूज का काम करती है। हम बार में जब कंडीशनिंग का जहां हम चैप्टर कर रहे थे कि व्यक्ति की कंडीशनिंग अल्कोहल को छुड़वाने के लिए एंटी अब्यूज के साथ करवाई जाती है ताकि उसके अंदर वो कंडीशनिंग हो जाए और उसकी वजह से आगे कभी भी वो शराब ना पिए। तो वो जो ड्रग है उसका वो एक तरह का एंटी अब्यूज है, ये जो डिसल्फिरम है। क्योंकि ये इस तरह का इफेक्ट जो है वो पेशेंट के अंदर करती है ताकि व्यक्ति जैसे शराब पिए तो इसके जो इफेक्ट है एंटी अब्यूज के वो एक तरह से हार्मफुल होते हैं, वो एक तरह से परेशान करने वाले होते हैं। और व्यक्ति आगे से जब भी शराब पीता है तो उससे पहले अगर ये दवाई उसने ये अगर ड्रग ले रखी है तो आगे से उसके वही जो नेगेटिविटी है एक तरह से उसके माइंड में वही आने स्टार्ट हो जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे जो है अल्कोहल को छोड़ देता है। तो डिसल्फिरम और ये जो क्लोरडियाजेपोक्साइड है, ये दोनों का थोड़ा सा अलग अलग रोल है और ये दोनों ही जो है ये बायोलॉजिकल
ट्रीटमेंट के अंदर एक तरह से आती हैं। इसी तरह से एक और मेडिसिन है जो आजकल जो लेटेस्ट है वो है नालट्रेक्सोन। जो नालट्रेक्सोन है ये भी जो है अल्कोहल को के ट्रीटमेंट के लिए इसका भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो साइकोसोशल ट्रीटमेंट है उनकी सहायता से भी हम अल्कोहल का जो ट्रीटमेंट है, अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो टेक्निक है वो है ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और अल्कोहलिक एनोनिमस। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जो ये ग्रुप थेरेपी है इसके अंदर क्या किया जाता है। ग्रुप थेरेपी के अंदर जो है एक तरह से जो फैमिली होती है, फैमिली के सभी जो सदस्य होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है। और क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है वो एक परिवार का सदस्य है और वो परिवार के सारे सदस्य मिलके ही उसकी इस आदत को छुड़वा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनके साथ मिलकर जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी एक तरह से अल्कोहल को छुड़वाया जाता है। और ग्रुप थेरेपी के अंदर कई बार ये होता है कि सामूहिक रूप से भी कई सारे पेशेंट होती है और उनकी एक साथ भी जो अल्कोहल है वो छुड़वाई जाती है ग्रुप थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट जो थेरेपी है वो है इन्वायरमेंटल इंटरवेंशंस। तो जो इन्वायरमेंटल इंटरवेंशंस के अंदर भी वही चीजें आती हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो उस इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रेसफुल हो। तो व्यक्ति को जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है वो एक तरह से मैनेजमेंट करनी सिखाई जाती है एक तरह से। और वो अगर उनकी मैनेजमेंट हो जाती है तो व्यक्ति जो है शराब पीना जो है वो छोड़ सकता है। वहां पर भी इस तरह की जो इंटरवेंशंस है, हो सकता है कि अगर कोई कहीं व्यक्ति सर्विस कर रहा हो वहां पर इस तरह की जो इंटरवेंशंस दी जाए कि अगर व्यक्ति यहाँ रहकर अगर शराब का सेवन करेगा तो उसको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरह की इंटरवेंशंस ही है, क्योंकि अगर कोई शराब पिएगा तो उसको फाइन लगेगा, उसको काम से निकाल दिया जाएगा। ये क्या है, ये तरह की इंटरवेंशंस है। और इन्वायरमेंटल इंटरवेंशंस है जहाँ जिस इन्वायरमेंट में रह रहे वहाँ अगर अल्कोहल को लेकर कोई इंटरवेंशंस दी जाती है तो उसके माध्यम से भी हम अल्कोहल का जो एक तरह से ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बिहेवियरल थेरेपी। अब जो बिहेवियरल थेरेपी है उसके अंदर कई बार हम जो बिहेवियरल जब थेरेपी कर रहे थे तो वहाँ हमने सारी थेरेपी कर चुके हैं, जैसे कि अवर्जिव कंडीशनिंग है। अवर्जिव कंडीशनिंग के माध्यम से अभी हमने पीछे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपने देखा था। हाँ, तो वो एक एंटी अब्यूज अगर दे देते हैं अल्कोहल से पहले तो व्यक्ति के अंदर वो कंडीशनिंग जो है वो पेनफुल स्टिमुलस के रूप में अल्कोहल को पेनफुल स्टिमुलस मानना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही व्यक्ति उसको पेनफुल मानेगा उसके अंदर अवॉइडेंस कंडीशनिंग पैदा हो जाती है और दोनों चीजें एक साथ पैदा होते ही व्यक्ति के अंदर जो है वो आगे से अल्कोहल को लेने की इच्छाएं जो है खत्म हो जाती है और इस तरह से उसकी अल्कोहल छूट जाती है। इसी तरह से कोवर्ट सेंसिटाइजेशन, इसी तरह से स्किल ट्रेनिंग प्रोसीजर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सारी थेरेपी हम कर चुके हैं जब हम थेरेपीज कर रहे थे। तो इन स्किल ट्रेनिंग प्रोसीजर का मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति शराब के बगैर कैसे रह सकता है, तो उसके अंदर वो स्किल्स पैदा की जाए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों की वजह से अगर शराब पी रहा है तो उसके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, रिफ्यूज करने की, मना करने की स्किल होनी चाहिए। तो क्या वो एक तरह की स्किल ट्रेनिंग है कि कैसे वो मना करे। इसी तरह से स्ट्रेस फुल सिचुएशन में कैसे, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक होती है वहाँ पर कि स्ट्रेस को इस तरह से भी मैनेज किया जा सकता है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली स्किल अगर व्यक्ति के अंदर हो तो वो एक तरह से शराब व्यक्ति छोड़ सकता है अगर उसके अंदर वो हो। तो स्किल में एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से रिफ्यूजिंग जो है ड्रिंकिंग रिफ्यूजल जो स्किल है उसको भी डेवलप किया जा सकता है। तो ये बिहेवियरल थेरेपीज है, इनकी माध्यम से भी हम जो अल्कोहलिज्म है उसका जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से सीबीटीज हैं जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उनको हम स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक है उन की सहायता से हम अल्कोहलिज्म का
जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ये अलग अलग से हम कई बार कर चुके हैं इन चीजों को, बार में वही है, ये एक्सप्लेन की हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है अल्कोहलिक एनोनिमस। अब ये अल्कोहलिक जो एनोनिमस है ये क्या चीज है? तो जो ये अल्कोहलिक एनोनिमस है ये एक तरह का ग्रुप ही है जो स्टार्टिंग में ये जो है 1935 में इस ग्रुप के 2 ही सदस्य थे स्टार्टिंग में, डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू। तो ये जो बिल डब्ल्यू है इनके अंदर जो है वो एक स्पिरिचुअल चेंज इनके अंदर आया था और इन्होंने स्पिरिचुअल चेंज खुद के अंदर करके फिर इन्होंने अल्कोहल को से छुटकारा इनको मिल गया था, क्योंकि इनके अंदर स्पिरिचुअल चेंज आया इनके अंदर और उसकी वजह से इन्होंने अल्कोहल को छोड़ दिया। तो इनका ये खुद का एक तरह से प्रयास था कि वो अल्कोहल को छोड़े और वो स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर डेवलप हो गई थी। फिर इन्होंने ये देखा कि इस तरह का एक ग्रुप बनाया जा सकता है ताकि व्यक्तियों की जो है अल्कोहल को छुड़वाया जा सके। तो ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप को बोला गया अल्कोहलिक एनोनिमस, यानी कि ये एक तरह का ऐसा ग्रुप है जिसमें व्यक्ति सारे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो अल्कोहल को ले रहे होते हैं और वो यहाँ पर स्पिरिचुअल काउंसलिंग करके और एक दूसरे की एक तरह से अल्कोहल को छुड़वाने में मदद करते हैं। अब किसी व्यक्ति ने अल्कोहल छोड़ दिया तो उसके वो किससे सुनाते हैं एक दूसरे को, ये देखो इतनी शराब पीता था उसने इतनी कम कर दी या बिल्कुल छोड़ दी और उसकी ये इफेक्ट आई। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ उनकी जो है काउंसलिंग भी करवाई जाती है और एक दूसरे के किस्से सुनाए जाते हैं ताकि व्यक्ति उनसे मोटिवेट होकर शराब पीना छोड़ दे। तो और इस तरह से देखा गया है कि कई जगह तो जो है वो सफलता भी मिली है और ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस है इसके 2 और रूप आए। ये तो एक तो ये था कि जिसमें सारे व्यक्ति जो है वो अल्कोहलिक्स ही होते थे। फिर देखा गया कि जो LNL LNL और ALATEEN एलाटीन, ये 2 और जो है ग्रुप जो है वो ये दोनों ग्रुप भी जो है एक तरह का जो अल्कोहल है उसको ही छुड़वाते हैं। जो LNN है इसमें तो पूरे फैमिली की काउंसलिंग की जाती है, एक तरह से परिवार के सदस्य साथ होते हैं और तब एक अल्कोहल को छुड़वाई जाती है। और जो एलाटीन है इसमें पर्टिकुलर जो छोटे बच्चे भी हैं ये उनको भी ध्यान में रखकर अल्कोहल की आदत को जो है छुड़वाया जाता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है? लेकिन ये जो अल्कोहल एनोनिमस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके माध्यम से जब व्यक्ति अल्कोहल को छोड़ता है तो वो 100% जो है उसकी सफलता नहीं मिली है। कई बार ये होता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए तो छोड़ देता है लेकिन दोबारा से फिर अल्कोहल लेना जो वो स्टार्ट करता है। तो 100% इसकी सक्सेसफुल जो रेट है वो इसके अंदर नहीं है। तो ये कुछ टेक्निक थी जिनकी सहायता से अल्कोहल को जो है वो एक तरह से छुआया जा सकता है। अब इसके अलावा कुछ एक टेक्निक और है अल्कोहलिज्म की, वो और मैं देखती हूँ आपके टेलर की बुक में कुछ प्रोग्राम और दिए हुए हैं जिनकी सहायता से जो है वो अल्कोहल को छुड़वाया जा सकता है। और पर्टिकुलर आपका अगर सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर वो चीजें मिलेंगी, जैसे कि एक ये है रिलैप्स प्रिवेंशन टेक्निक। अभी तक हमने CBT की है, हमने ट्रीटमेंट के अंदर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की है और बिहेवियरल ट्रीटमेंट किया। बिहेवियरल ट्रीटमेंट के बाद एक ये रिलैप्स प्रिवेंशन, यानी कि एक व्यक्ति अगर शराब पीना छोड़ देता है तो वो दोबारा से शराब पीना ना स्टार्ट कर दे, इस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक तरह की जो है वो अल्कोहल को उपचार के लिए जो है वो जरूरी है। तो रिलैप्स प्रिवेंशन के अंदर यही देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है वो डेवलप की जाती है ताकि स्ट्रेस से ऊपर उठ सके। तो व्यक्ति एक तरह से जैसे उसको दोबारा स्ट्रेस आएगा तो दोबारा जो है अल्कोहल लेना स्टार्ट नहीं करता अगर उसके अंदर वो स्किल्स अगर डेवलप कर दी जाती है। इसी तरह से एक आप यहाँ पर एक ग्रुप अल्कोहलिक एनोनिमस
बजाय कुछ एक पर्टिकुलर प्रिवेंशन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो ट्रीटमेंट है वो कैसे की जाए, कि जो एक अल्कोहलिज्म उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव अप्रोच भी अपनाई जा सकती है अल्कोहलिज्म के लिए। जो प्रिवेंटिव जो अप्रोच है उसके अंदर सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम। अब ये सोशल इन्फ्लुएंस जो प्रोग्राम है वो एक तरह से जो जूनियर हाई स्कूल थे उनके लिए जो है वो डेवलप किए गए थे, और इनके अंदर जो यंग जो एडोलसेंट्स हैं उनके अंदर कुछ टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की गई थी, जैसे कि रिफ्यूजल टेक्निक और कोपिंग मेथड्स फॉर डीलिंग विद हाई रिस्क सिचुएशंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम के अंदर ये जो है सिखाया जाता है कि व्यक्ति जो है वो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस होती है उनके सामने जो स्ट्रेस की मैनेजमेंट टेक्निक होती है वो सिखाई जाती है, और उनको जो ड्रिंक रिफ्यूजल है टेक्निक है, कैसे वो पीने से संबंधित जो मनाही है वो कैसे करें, इस तरह की जो टेक्निक है वो उनको सिखाई गई थी, और देखा गया था कि इसका जो है बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम जो ये स्टार्ट किए गए ताकि जो एडोलसेंट एज है, क्योंकि हम जब कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर की स्टार्टिंग में जब बात कर रहे थे कि जो स्टार्टिंग है अल्कोहलिज्म की वो एडोलसेंट स्टेज पे ही होती है, तो वहीं पर सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम जो है वहां पर होने चाहिए, वहीं पर उनको कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक होनी चाहिए। और जो अल्कोहलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और जो अल्कोहल जो है व्यक्ति स्टार्ट ही ना करे, यानी कि यहाँ पर हम प्रिवेंटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन जो स्टार्टिंग में ही ऐसी हो कि व्यक्ति अल्कोहलिज्म का आदी ना बने, तो स्टार्टिंग में ही वहां पर इस तरह की इंटरवेंशंस देनी चाहिए, ड्रिंक रिफ्यूजल टेक्निक और डीलिंग विद हाई रिस्क सिचुएशंस। क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट जो टेक्निक है वो होगी, या रिफ्यूजल टेक्निक अगर एक पर्टिकुलर एडोलसेंट है उसके अंदर वो है, तो इससे क्या आ जाएगा, व्यक्ति के अंदर सेल्फ एफिकेसी उनके अंदर बढ़ जाएगी। और ये देखा गया कि अगर ये जो सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम है, यानी कि चाहे वो ड्रिंक रिफ्यूजल टेक्निक है, चाहे वो जो सिचुएशंस है उनके साथ डीलिंग है, अगर ये दोनों चीजें अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर है या पर्टिकुलर एडोलसेंट के अंदर ये दोनों चीजें हैं, तो शराब की तरफ नहीं जाएगा, अल्कोहल की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि ये टेक्निक जो है इनके कुछ फायदे हैं। पहला जो फायदा है वो फर्स्ट तो यही है कि प्रोग्राम इनहांस एडोलसेंट सेल्फ एफिकेसी, उनकी खुद का जो सामर्थ्य है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने आप ही अगर पीयर प्रेशर उसके ऊपर पड़ता भी कि चलो एंजॉयमेंट के लिए हम अल्कोहल लेते हैं, लेकिन उसके खुद के अंदर ये है कि नहीं मैं नहीं ये ले सकता, तो उसके अंदर खुद के अंदर ये सेल्फ एफिकेसी है कि वो इस काम को नहीं करेगा। आपने देखा था थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के अंदर जो है वहां पे ये एजेन और फिशबेन थे, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर किसी के अंदर सेल्फ कंट्रोल अगर होता है तो वो व्यक्ति उस व्यवहार को करेगा। तो यहाँ पर अगर रिफ्यूज करने वाला सेल्फ कंट्रोल अगर व्यक्ति के पास है तो वो मैलेडप्टिव बिहेवियर नहीं करेगा। तो इस टेक्निक की सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम की पहली विशेषता तो यही है कि उसके अंदर सेल्फ एफिकेसी पैदा हो जाती है इन टेक्निक की सहायता से। दूसरा जो है सेकंड, दीज प्रोग्राम कैन चेंज सोशल नॉर्म्स। दूसरा इन टेक्निक की सहायता से जो समाज का एक जो नॉर्म बना होता है उसके अंदर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब यही है कि स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस होती हैं, अगर व्यक्ति को ये लगता है कि अल्कोहल के बगैर वो ठीक नहीं हो सकता, अल्कोहल इसको ठीक कर सकता है और अल्कोहल लेने से वो चीजें दूर हो जाती है, तो ये जो सामाजिक नॉर्म्स हैं उनमें एक बदलाव आएगा कि सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशन अल्कोहल लेने से दूर नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो टेक्निक है उनकी सहायता से भी हम इन चीजों को जो है कोप अप कर सकते हैं। तो ये एक सामाजिक जो नॉर्म है उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम के माध्यम से। तीसरा जो इसका फायदा है सोशल इन्फ्लुएंस का, कि थर्ड जो है ये जो प्रोग्राम होते हैं ये लो कॉस्ट ऑप्शंस होते हैं, और ये एक तरह से जिन व्यक्तियों की लो इनकम होती है वहां भी ये एक तरह से बहुत फायदेमंद है। तो सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम ये पर्टिकुलर आपके सिलेबस में हेडिंग आप देखोगे प्रिवेंशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम। तो जो ड्रिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम
ये पर्टिकुलर जो एडोलसेंट्स के लिए है उनके लिए डिजाइन किए गए हैं और उसकी तीनों ही जो फायदे हैं वो हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, कुछ सोशल इंजीनियरिंग जो सॉल्यूशन है उनके माध्यम से भी हम जो है अल्कोहलिज्म का एक तरह से जो ड्रिंकिंग की जो समस्या है उसको कम कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जैसे कि जो अल्कोहल है उसके ऊपर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए, अगर अल्कोहल के जो है टैक्स अगर बढ़ा दिए जाए तो कम लोग उसको खरीद पाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर एक कंट्रोल होगा। इसी तरह से एक तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है वो हो रही होती है अल्कोहल के ऊपर, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, उनके जो है फायदे दिखाने जो है वो बंद कर दिए जाए। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट अगर दिखाई जाए तो इसका भी एक तरह से समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह से कई बार ये होता है कि जो व्यक्ति इनका फायदा लेकर जो क्लेम देते हैं, जो अल्कोहल की वजह से जो क्लेम मिलता है वो क्लेम अगर ना दिया जाए तो भी एक तरह से ये इफेक्ट पड़ेगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो एक तरह से अल्कोहल की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में सहायक हो सकती है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एक तरह से जो यूथ की जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर यूथ की प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो अपने आप ही अल्कोहल की तरफ का ध्यान नहीं जाएगा। तो जो यूथ की जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर फोकस करके भी अल्कोहल की समस्या का जो है वो हल निकाला जा सकता है। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम क्या है, क्लियर है ये? हेलो हेलो यस मैम। यस मैम। हाँ, सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम पर्टिकुलर ये मैं पूछूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम कि सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम है का क्या मकसद है, ये क्यों बनाए गए हैं, सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम क्या होते हैं ये, और ये किस तरह से रोक सकते हैं, ये जो अल्कोहलिज्म उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आज हमने यही किया है कि जो अल्कोहलिज्म है उससे रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और अल्कोहलिज्म को कंट्रोल करने के लिए या एक तरह से इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन सी है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एनोनिमस जो ग्रुप है, इस तरह की टेक्निक और सोशल इन्फ्लुएंस प्रोग्राम, ये सारी टेक्निक हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए। चलिए, तो आज का हमारा इतना ही। अब आप एक बार अटेंडेंस दे दो मेरे को। रोल नंबर 2, रोल नंबर